अध्यायवार विवरण, चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन। किताब का नाम, शादी का आखिरी गीत, द लास्ट सॉन्ग ऑफ द वेडिंग, आर्ट du spectacle genre, मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस ड्रामा इमोशनल थ्रिलर। मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर्स, आरव मल्होत्रा दूल्हा, एक बिजनेस टाइकून, आत्मविश्वासी लेकिन रहस्यमयी। रिया शर्मा दुल्हन, खूबसूरत, भावुक और सच्ची लेकिन किसी बात से डरती हुई। डिटेक्टिव कबीर चौहान पुलिस इंस्पेक्टर, तीक्ष्ण दिमाग वाला, शांत और सूझबूझ से काम लेने वाला। अंश मल्होत्रा आरव का छोटा भाई, जिसे सब फन लवर मानते हैं, लेकिन उसके अंदर अंधेरा छिपा है। तन्या राय रिया की बचपन की दोस्त, शादी की ऑर्गेनाइजर और हर चीज में शामिल। मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा, परिवार के बुजुर्ग जो परिवार की इज्जत के नाम पर सब कुछ छिपाने को तैयार है। स्थान, सेटिंग, रॉयल हेरिटेज पैलेस, उदयपुर, जहां एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग चल रही है। कहानी का सारांश, स्टोरी समरी। उदयपुर के एक राजसी महल में आरव और रिया की शादी होने जा रही है। चारों तरफ संगीत, सजावट और मेहमानों की भीड़ है। लेकिन शादी की रात, दुल्हन अपने कमरे में मृत पाई जाती है। हर किसी के चेहरे पर शक है, लेकिन कोई सच्चाई नहीं बोलता। डिटेक्टिव कबीर चौहान के संभालता है और धीरे धीरे परतें खुलने लगती है। हर मेहमान के पास एक राज, एक मकसद और एक झूठ है। अध्याय 1, सपनों की शादी, वेडिंग मर्डर मिस्ट्री, चैप्टर 1। दृश्य 1, उदयपुर का आसमान और संगीत की गूंज। उदयपुर का नीला आसमान, झीलों पर तैरती नावें और रॉयल हेरिटेज पैलेस के महल से आती शहनाई की मधुर ध्वनि। महल की दीवारें सुनहरी रोशनी में चमक रही है, जैसे किसी पुराने राजघराने का गौरव फिर से जाग उठा हो। हर कोने में हंसी, ढोलक और फूलों की खुशबू फैली हुई है। महल के बाहर पार्किंग में लग्जरी कारों की कतार, मुंबई, दिल्ली, जयपुर से आए मेहमान। हर कोई कह रहा था, मल्होत्रा ग्रुप की शादी है भाई, रॉयल शादी है रॉयल। दृश्य 2, दुल्हन का कमरा। महल के ऊपरी मंजिल पर रिया शर्मा अपने कमरे में दर्पण के सामने बैठी है। चांदी के झूमर की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। सामने टेबल पर गुलाबी फूल, मेकअप ब्रश और एक खुला मोबाइल, जिसमें कुछ अधूरी चैट्स है। रिया के चेहरे पर मुस्कान है, पर आंखों में कोई चिंता, कोई बेचैनी। वो धीरे धीरे अपने हाथों पर मेहंदी को देखती है। उस पर लिखा है आर, और उसके होठों से एक बुदबुदाहट निकलती है। क्या सच में सब ठीक रहेगा? दरवाजा खुलता है। अंदर आती है तन्या राय, उसकी सबसे करीबी दोस्त और वेडिंग ऑर्गेनाइजर। हाथ में कपड़ों की लिस्ट, चेहरे पर उत्साह। तन्या, मुस्कुराते हुए, मिस ब्राइड, तैयार हो जाओ, हल्दी का टाइम हो गया है। सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रिया, धीरे से, तन्या, क्या कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो दिख रहा है वो सच नहीं है? तन्या, क्यों? क्या हुआ? तू डर क्यों रही है? रिया, बस एक अजीब एहसास है, जैसे कोई चीज मेरे आसपास है, जो मुझे देख रही है। तन्या हंस देती है। रिया, शादी का नशा है बस, सब सही है। लेकिन रिया के चेहरे की बेचैनी नहीं जाती। दृश्य 3, हल्दी का हंगामा। बाहर आंगन में रंग बिरंगी सजावट, पीले गुलाबों की माला और हंसी के फव्वारे। महिलाएं गा रही है, मेहंदी है रचने वाली। रीति रिवाज शुरू हो चुके हैं। आरव मल्होत्रा नीचे खड़ा है, सुनहरे कुर्ते में, चेहरे पर वही करिश्माई मुस्कान जो बिजनेस वर्ल्ड में उसकी पहचान है। हर कोई कह रहा है, आरव जैसा दूल्हा तो किस्मत से मिलता है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ और छिपा है। एक कोने में जाकर आरव फोन उठाता है। आरव, धीरे से, गुस्से में, मैंने कहा था ना, वो फाइल शादी से पहले गायब हो जानी चाहिए थी। अगर वो किसी को मिल गई, तो सब खत्म हो जाएगा। फोन के दूसरी ओर आवाज आती है, सर, सब कंट्रोल में है। आरव गहरी सांस लेकर फोन रख देता है। फिर पल भर में चेहरा बदलकर मुस्कराने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कैमरा फ्लैश, मीडिया वाले भी शादी को कवर करने आए हैं। आरव कैमरे के सामने पोज देता है, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक है।
मानो मुस्कान नकली हो। दृश्य 4, रिया की माँ का डर। कमरे के अंदर रिया की माँ, मिसेज शर्मा, अपनी बेटी के पास बैठी है। वो उसे प्यार से देखती है और कहती है, बेटा, अब सब अच्छा होगा। आरव बहुत अच्छा लड़का है। रिया सिर हिलाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। माँ रिया का माथा चूमकर चली जाती है। जाते जाते पीछे मुड़कर देखती है। रिया अब भी खिड़की के बाहर देख रही है, झील के पानी में प्रतिबिंब, जैसे उसमें कोई छवि उसे बुला रही हो। दृश्य 5, फ्लैशबैक। रिया की डायरी। रिया अकेली होती है तो अपनी अलमारी से एक छोटी डायरी निकालती है। पहला पन्ना खुलता है। 6 महीने पहले जब मैंने आरव से पहली बार मुलाकात की थी। डायरी में लिखा है, वो बहुत अलग था। उसकी बातों में जादू था। उसने कहा था, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। लेकिन जब मैंने उसे सच बताना चाहा, उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। रिया के हाथ कांपते हैं। वो डायरी बंद करती है और आंसू पोंछ लेती है। दृश्य 6, हल्दी के बाद की रात। शाम ढल चुकी है। महल में संगीत शुरू होता है। आकाश में आतिशबाजी और आरवरिया मंच पर साथ खड़े हैं। लोग नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं। पर कैमरे की रोशनी में रिया का चेहरा अलग दिखता है। उसकी मुस्कान बुझी बुझी सी। फोटोग्राफर कहता है, मैम, जरा मुस्कुरा दीजिए। रिया मुस्कराती है, मगर उसकी आंखें रो रही है। दृश्य 7, तन्या और आरव की बातचीत। पर्दे के पीछे तन्या और आरव के बीच धीमी बातचीत। तन्या, रिया बहुत डरी हुई है। क्या तुमने उससे कुछ कहा? आरव, तुम अपना काम करो तन्या। वो बस ओवरथिंक कर रही है। शादी से पहले सबको घबराहट होती है। तन्या, लेकिन वो कल रात रो रही थी। आरव, कड़क लहजे में, बस कहान, ये मेरे और उसके बीच की बात है। तन्या कुछ बोल नहीं पाती। वो आरव के चेहरे की ठंडक देखकर चुप हो जाती है। उसे एहसास होता है, कुछ बहुत गड़बड़ है। दृश्य 8, झील के किनारे। रात 12 बजे। रिया अपने कमरे से निकलकर झील के किनारे जाती है। हवा ठंडी है। चांदनी पानी पर पड़ रही है। वो झील में देखती है। पानी में उसका चेहरा और पीछे किसी की परछाई। वो मुड़ती है, कोई नहीं, बस हवा का झोंका। रिया खुद से बुदबुदाती है, अगर मैंने सच बताया तो सब खत्म हो जाएगा। दृश्य 9, आरव का राज। महल के दूसरे हिस्से में आरव अपने लैपटॉप पर कुछ डॉक्यूमेंट देख रहा है। एक फाइल खुली है, शर्मा एंटरप्राइजेज मर्जर डील। रिया के पिता की कंपनी का नाम। आरव मुस्कुराता है और कहता है, प्यार नहीं, ये डील है। और अब वो मेरे नाम की हो जाएगी। वो लैपटॉप बंद करता है और खिड़की से बाहर देखता है। रिया झील के किनारे खड़ी दिखाई देती है, सफेद दुपट्टा हवा में लहराता हुआ। दृश्य 10, सुबह की शुरुआत। अगली सुबह। महल फिर से रंगों से सजा है। आज मेहंदी का दिन है। ड्रम, ढोल और हंसी की गूंज, पर रिया की आंखों में नींद नहीं है। तन्या उससे कहती है, तूने रात को ठीक से सोया भी नहीं। रिया बस मुस्करा देती है, शायद नींद मुझसे दूर। अध्याय 2, वो आखिरी रात। दृश्य 1, रात का सन्नाटा, संगीत का तूफान। रॉयल हेरिटेज पैलेस आज रोशनी से नहा रहा है। हर बालकनी पर झिलमिल लाइटें, झील के पानी में उनका प्रतिबिंब और महल में गूंजता संगीत। तेरा यार हूं मैं। गाने की धुन पर सब झूम रहे हैं। रिया सुनहरे जोड़े में सजी है। चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा है। उसके कानों में सबकी हंसी गूंजती है, पर वो हर आवाज से परे कहीं खोई है। वो बार बार भीड़ में किसी को ढूंढती है, किसी अनदेखे डर को। दृश्य 2, संगीत नाइट का आरंभ। डीजे की बीट्स पर मेहमान डांस कर रहे हैं। आरव और रिया की जोड़ी मंच पर आती है। कैमरों की फ्लैश, तालियां, शोर, हंसी, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है। एमसी, मास्टर ऑफ सेरेमनी, कहता है, अब पेश है
हमारी प्यारी दुल्हन और दूल्हे का पहला डांस। रिया और आरव हाथ थामते हैं। धीमी रोशनी, संगीत बदलता है। सुन सखी, कैसे मैं जीऊं। रिया आरव की आंखों में देखती है। कुछ पल के लिए उसे लगता है शायद सब ठीक हो जाएगा, पर तभी आरव उसके कान में धीरे से फुसफुसाता है, याद रखो, कल से सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा। रिया का चेहरा फीका पड़ जाता है। संगीत चलता रहता है, लेकिन अब उसके लिए हर धुन दर्द बन गई है। दृश्य 3, बिजली का जाना। रात के 10:45। सब लोग नाच गा रहे हैं। तन्या कैमरा लेकर रिया की तरफ बढ़ती है। रिया, स्माइल प्लीज। रिया जबरन मुस्कुराती है। तभी पूरे महल की लाइट एक झटके में चली जाती है। अरे, बिजली गई। कोई चिल्लाता है। चारों ओर अंधेरा, मोबाइल टॉर्चें जलती है। चीखें, हंसी, घबराहट, सब कुछ एक साथ। डीजे का माइक फुसफुसाता है, सिस्टम डाउन हो गया सर। तन्या रिया को ढूंढती है। रिया, रिया कहाँ गई? दृश्य 4, रिया का गायब होना। अंधेरे में रिया मंच से उतरती है। हवा भारी है, संगीत बंद। वो किसी आवाज को सुनती है। रिया, धीरे से, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस किसी की परछाई गुजरती है। वो घबराकर अपने कमरे की ओर बढ़ती है। गैलरी में मोमबत्तियां टिमटिमा रही है, लेकिन महल का हर कोना सन्नाटा बन चुका है। दूर से ढोल की धुन की जगह अब सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दे रही है। दृश्य 5, दुल्हन का कमरा। रिया कमरे में पहुंचती है। दरवाजा बंद करती है। लाइट ऑन करने की कोशिश, बिजली नहीं आती। वो मोमबत्ती जलाती है। टेबल पर एक लिफाफा पड़ा है, वही जैसी सुबह मिला था। वो खोलती है। अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई, तो आज तुम्हारी आखिरी रात होगी। रिया के हाथ कांपने लगते हैं। वो रोशनी में कमरे के कोने में देखती है, कोई खड़ा है। पर जब वो मुड़ती है, वहां कुछ नहीं। वो झटके से खिड़की बंद करती है, सांसें तेज। फिर आईने में खुद को देखती है। मैं डर क्यों रही हूं? कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी क्षण पीछे से एक आवाज आती है। सब कुछ अब खत्म होने वाला है, रिया। मोमबत्ती बुझ जाती है। कमरा अंधेरे में डूब जाता है। दृश्य 6, आधी रात, शोर और सन्नाटा। नीचे हॉल में लाइट्स वापस आ जाती है। लोग फिर से बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, रिया थक गई होगी, कमरे में चली गई। आरव भी मंच से उतरता है और अपने दोस्तों से कहता है, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं देख आता हूं। वो ऊपर की ओर बढ़ता है। सीरिया शांत है। हर कदम के साथ उसकी परछाई लंबी होती जाती है। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वो दस्तक देता है। रिया, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। वो जोर से खटखटाता है। फिर चिल्लाता है, रिया, प्लीज दरवाजा खोलो। अंदर सन्नाटा। दृश्य 7, दरवाजा टूटा। सिक्योरिटी बुलाया जाता है। दरवाजा तोड़ा जाता है। धड़ाम। अंदर का दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिया जमीन पर पड़ी है। उसके लाल जोड़े पर खून के छींटे, गहने टूटे हुए, और उसके हाथ में एक आधा फटा हुआ कंगन। तन्या चीख उठती है। रिया। आरव स्तब्ध खड़ा है, आंखें फैल गई है। वो कुछ कहना चाहता है, पर शब्द नहीं निकलते। कमरे की दीवार पर खून से बना एक निशान है। किसी ने उंगलियों से लिखा है, एम। दृश्य 8, पुलिस की एंट्री। सुबह 3 बजे। महल के बाहर पुलिस वैन की आवाज गूंजती है। फ्लैशलाइट्स, कैमरे, मीडिया की भीड़। काले सूट में एक आदमी कार से उतरता है। डिटेक्टिव कबीर चौहान। चेहरा शांत, आंखें गहरी, और हाथ में नोटबुक। वो कमरे में दाखिल होता है। रिया के शव को देखता है। फोटो, फर्श, टूटे गहने, और दीवार पर एम का निशान। वो धीरे से कहता है, यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। दृश्य 9, शुरुआती पूछताछ।
कबीर आरव के सामने बैठता है। कबीर, मिस्टर आरव, आखिरी बार आपने रिया को कब देखा? आरव, संगीत नाइट में। उसके बाद वो कमरे में चली गई थी। कबीर, क्या आप दोनों के बीच कुछ तनाव था? आरव, नहीं, सब ठीक था। कबीर उसकी आंखों में देखता है। वो जानता है, कोई झूठ बोला गया है। तन्या से पूछताछ होती है। वो कहती है, रिया बहुत डरी हुई थी। वो बार बार कह रही थी कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। कबीर नोटबुक में लिखता है, विक्टिम was threatened before death। दृश्य 10, सीसीटीवी फुटेज। महल के सीसीटीवी सिस्टम को चेक किया जाता है। वीडियो में रात 10:45 पर दिखता है। रिया अपने कमरे की ओर जाती है। 10:47 पर एक महिला उसी दिशा में जाती है। चेहरा साफ नहीं दिखता, बस एक सुनहरा दुपट्टा उड़ता है। कबीर वीडियो रोकता है। इस दुपट्टे की पहचान करवाओ। दृश्य 11, राज की गहराई। कमरे की तलाशी में कबीर को रिया की डायरी मिलती है। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा है, अगर मैं कल सुबह जिंदा न रहूं, तो इसका मतलब है, कोई मुझसे मेरा सच छिपाना चाहता है। नीचे सिर्फ एक अक्षर लिखा है, अ। कबीर धीरे से बुदबुदाता है। अध्याय 3, झूठ की दीवारें। सुबह का उदयपुर। लेकिन आज महल में सूरज की किरणें भी धुंधली लग रही थीं। महल के बड़े आंगन में फूल मुरझाए पड़े थे और सजावट की झालरें अब उदासी में लटक रही थीं। बीती रात की हंसी किसी डरावने सन्नाटे में बदल चुकी थी। रिया की मौत ने इस रॉयल वेडिंग को क्राइम सीन में बदल दिया था। राइट पॉइंटिंग मैग्नीफाइंग ग्लास 1। सन्नाटा और शक। डिटेक्टिव कबीर चौहान महल के गलियारे में चलता हुआ कमरे तक पहुंचा जहां रिया का शव मिला था। कमरे में हल्की चंदन की खुशबू अब खून की गंध से मिलकर अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। रिया के लाल जोड़े पर खून के निशान अब भी ताजा थे। टेबल पर आधा खुला मेकअप किट, टूटा हुआ मोबाइल और दीवार पर उकेरी गई उंगली की खून से बनी रेखा। कबीर ने अपने दस्ताने पहने और धीरे से कमरे का निरीक्षण किया। यह सीन साफ साफ स्टेज्ड मर्डर लगता है, उसने धीमे स्वर में कहा। सिपाही यादव ने पूछा, सर, मतलब? कबीर, मतलब ये कि इसे आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन रिया के नाखूनों में जो खरोंचे हैं, वो किसी की मौजूदगी साबित करती है। ओल्ड फैशन्ड की #2। पहला सबूत। कबीर ने टेबल पर पड़ा टूटा मोबाइल उठाया। स्क्रीन आधी फटी हुई थी, पर एक अधूरा वीडियो रिकॉर्डिंग बचा हुआ था। रिया की रिकॉर्डिंग रात 10:40 PM। रिकॉर्डिंग चालू की जाती है। रिया कैमरे के सामने बैठी है, आंखों में आंसू। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, तो समझ लेना, कोई बहुत बड़ा झूठ छिपा है। शादी के पीछे सिर्फ प्यार नहीं, कोई सौदा भी है। वीडियो यही खत्म हो जाता है। महल में खामोशी फैल जाती है। कबीर गहरी सांस लेकर कहता है, अब ये मामला महज एक दुल्हन की मौत नहीं रहा, ये किसी के झूठे साम्राज्य की नींव हिला सकता है। 3। पूछताछ की शुरुआत। आरव मल्होत्रा, दूल्हा। कबीर, श्री आरव, आप और रिया का रिश्ता कैसा था? आरव, थोड़ा चुप रहकर, हम दोनों कॉलेज से एक दूसरे को जानते थे। प्यार हुआ और शादी की बात हुई। कबीर, कल रात क्या हुआ? आरव, संगीत नाइट के बाद वो अपने कमरे में गई। मैं दोस्तों के साथ नीचे था। फिर सब खत्म हो गया। कबीर, क्या किसी ने धमकी दी थी या कोई ब्लैकमेल कर रहा था? आरव थोड़ा झुंझलाता है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी पत्नी से प्यार करता था। कबीर मुस्कराया। प्यार या प्रॉपर्टी, मिस्टर आरव? रिया के नाम पर उसके पिता की करोड़ों की जायदाद थी। आरव का चेहरा उतर गया। वो सब तो शादी के बाद दोनों के नाम होने वाला था। कबीर नोट करता है, पॉसिबल मोटिव, मनी। बी, तन्या रिया की सबसे करीबी दोस्त। कबीर, रिया कल रात परेशान लग रही थी। तन्या, आंखें नम, हाँ। वो बार बार कह रही थी कि आरव कुछ छिपा रहा है। उसने मुझे कहा था, अगर मैं सुबह तक नहीं रहूं, तो मेरे फोन में कुछ मिलेगा।
कबीर, क्या मिला उसके फोन में? तन्या, मुझे कुछ नहीं पता, सर। उसका फोन तो टूटा हुआ था। कबीर हल्के स्वर में बोला। शायद किसी ने तोड़ा होगा, ताकि वो राज बाहर न आए। तन्या के हाथ कांप रहे थे। वो सिर झुकाकर बोली, सर, रिया किसी से डरती थी। किसी लड़की से। उसने कहा था, वो मुझे बर्बाद कर देगी। मिसेज मल्होत्रा, आरव की माँ। कबीर, आपको रिया पसंद नहीं थी। मिसेज मल्होत्रा, शांत लेकिन ठंडी आवाज में, रिया इस घर में आई थी, लेकिन अपने साथ बदकिस्मती लाई। आरव उससे प्यार करता था, लेकिन वो लड़की कुछ छिपा रही थी। उसकी माँ के साथ कोई पुराना रिश्ता था मेरे पति का। कबीर का ध्यान तुरंत उधर गया। मतलब ये शादी सिर्फ प्यार की नहीं, पुराने हिसाब की भी थी। मिसेज मल्होत्रा ने नजरें फेर लीं। मैं इतना जानती हूं, रिया मेरी बहू नहीं बननी चाहिए थी। डिटेक्टिव #4 सुनहरा दुपट्टा। कबीर ने सीसीटीवी रूम में जाकर फुटेज मंगवाई। रात 10:45, अंधेरे में कोई महिला रिया के कमरे की ओर जाती दिखती है। चेहरा नहीं दिखता, बस सुनहरा दुपट्टा हवा में लहराता है। कबीर ने सभी मेहमानों की सूची मंगवाई। महल में कुल 86 लोग थे, लेकिन सिर्फ 3 महिलाओं ने सुनहरा दुपट्टा पहना था। तन्या, मिसेज मल्होत्रा और एक रहस्यमय मेहमान, नेहा रैना, आरव की पुरानी गर्लफ्रेंड। 5 नेहा का आगमन। नेहा रैना, एक फैशन ब्लॉगर और आरव की एक्स। वो शादी में दोस्त के तौर पर आई थी, लेकिन उसकी निगाहें कुछ और कहती थीं। कबीर, आप शादी में क्यों आईं? नेहा मुस्कराती है। क्योंकि मैं चाहती थी कि आरव मुझे देखे और पछताए। लेकिन अब तो वो अपनी ही शादी पर मातम मना रहा है। कबीर, रिया को जानते थीं। नेहा, हल्के व्यंग्य में, उसे आरव के जरिए जाना। और वो भी इतना कि वो मेरी जगह ले ले। कबीर, आपके पास सुनहरा दुपट्टा था। नेहा, हाँ, वो मेरी ड्रेस का हिस्सा था। कबीर की नज़र उसके हाथों पर गई, नाखूनों में हल्की खरोंचें थीं। कबीर धीरे से बोला, सुंदर हाथ, पर किसी से लड़ाई के निशान जैसे लग रहे हैं। नेहा मुस्करा कर बोली, मैं गिर गई थी, डांस करते समय। कबीर जानता था, हर झूठ एक दीवार बनाता है, और सच्चाई इन्हीं दीवारों में कैद है। 6 महल की परछाइयाँ। रात को कबीर अपने कमरे में फाइलें देख रहा था। रिया की डायरी से एक पन्ना मिला। कभी कभी सच्चाई वही होती है, जिससे सब डरते हैं। और मैं अब उस सच्चाई के बहुत करीब हूं। कबीर सोच में डूब गया। उसने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। महल के पीछे की ओर किसी परछाई को जाते देखा। वो हाथ में कुछ चमकदार लिए जा रहा था, शायद कोई आभूषण या चाबी। कबीर तुरंत बाहर निकला, लेकिन जब तक पहुंचा, वो परछाई गायब थी। बस जमीन पर पड़ा मिला, रिया के जोड़े का एक टुकड़ा कपड़ा। स्केल्स #7 झूठ का जाल। अगले दिन सुबह, कबीर ने सभी को ड्राइंग रूम में बुलाया। कमरे में हर चेहरा कुछ छिपा रहा था। कबीर ने कहा, आप सब सोचते हैं कि रिया की मौत बस एक हादसा थी, लेकिन असल में ये एक खेल। अध्याय 4 राज और रिश्ते। महल में अब भी वही सन्नाटा था जो किसी की चीख को निगल लेता है। कबीर चौहान अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था। झील पर चांदनी पड़ रही थी, और उसके विचारों में लहरें उठ रही थीं। हर रिश्ता कुछ कहता है। वो बुदबुदाया। लेकिन इस घर के रिश्ते सच्चाई को दफन कर चुके हैं। कैंडल #1 रात की फाइलें। कबीर ने सबूतों की फाइल खोली। रिया की डायरी, टूटा फोन, प्रॉपर्टी पेपर और महल की तस्वीरें। वो डायरी के पन्नों को पलटता है। कभी कभी मैं सोचती हूं, मैंने प्यार किया या खुद को सौंप दिया किसी सौदे में। आरव कुछ छिपा रहा है, पर सबसे खतरनाक है वो जो हमें देखता है, पर दिखता नहीं। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। उसने आखिरी लाइन पर निशान लगाया। वो जो हमें देखता है, पर दिखता नहीं, यह किसके लिए था? उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रांत अंदर आया, शांत चेहरा, आंखों में कुछ बेचैनी। 2 भाई का सच।
कबीर, विक्रांत, कल रात तुम कहाँ थे? विक्रांत, हल्की हंसी के साथ, सर, मैं नीचे गार्डन में था। थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, फिर सो गया। कबीर, रिया से तुम्हारा रिश्ता कैसा था? विक्रांत का चेहरा बदल गया। रिया, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी कभी लगता था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, जो कह नहीं पाती थी। कबीर, तुम्हें उससे प्यार था? विक्रांत की सांसें रुक सी गईं। प्यार? थोड़ी देर खामोश रहकर, शायद हाँ, लेकिन वो मेरे भाई की दुल्हन थी, इसलिए मैंने अपने दिल को चुप कराया। कबीर नोटबुक में लिखता गया, भावनात्मक कारण, जलन, ईर्ष्या। फिर कबीर ने पूछा, रिया तुम्हें वो जो हमें देखता है कहती थी? विक्रांत चौंक गया। क्या? उसने ऐसा लिखा था? उसके होंठ कांपे। सर, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन रिया मुझे कहती थी कि आरव बदल गया है। उसने किसी सौदे में खुद को बेच दिया है। स्क्रॉल 3। सौदे का रहस्य। अगले दिन सुबह कबीर ने आरव को बुलाया। महल के प्राइवेट ऑफिस रूम में पुरानी फाइलें थीं। कबीर ने एक फाइल मेज पर फेंकी। ये आपकी कंपनी मल्होत्रा रियल्टी पीवीटी लिमिटेड के पेपर है। रिया की मौत के 2 दिन पहले एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसमें उसकी प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर होनी थी। आरव घबरा गया। वो तो बस शादी के बाद मर्जर पेपर थे, लीगल फॉर्मेलिटी थी। कबीर ठंडे स्वर में बोला, लीगल या इमोशनल मर्डर? रिया को पता चल गया था कि ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है, प्यार नहीं। आरव ने कुर्सी पकड़ ली। नहीं, सर, मैंने उससे प्यार किया था, पर मुझे ये सब करने पर मजबूर किया गया। कबीर, किसने मजबूर किया? आरव, मेरे पिता ने। क्लासिकल बिल्डिंग #4। पुराना गुनाह। कबीर उसी शाम मिस्टर मल्होत्रा, आरव के पिता, से मिलने गया। वो पुराने जमाने का बिजनेसमैन था, चालाक और ठंडे दिमाग वाला। वो अपनी रॉयल कुर्सी पर बैठा व्हिस्की पी रहा था। कबीर, रिया की मौत एक हादसा नहीं थी, और आप सब कुछ जानते हैं। मल्होत्रा मुस्कराया। डिटेक्टिव साहब, शादी में हादसे होते रहते हैं, कभी रिश्तों के, कभी जिंदगी के। कबीर ने डायरी की कॉपी उसके सामने रखी। रिया जानती थी कि आपकी कंपनी ने उसकी मां की जमीन को झूठे दस्तावेजों से हथियाया था। मल्होत्रा की मुस्कान ठंडी हो गई। वो पुरानी बात है, गलती तो कभी कभी जरूरी होती है। कबीर झुका और धीरे से बोला, गलती नहीं, अपराध। और अब आपका परिवार उसी अपराध की सजा भुगत रहा है। रेनक्लाउड #5। तन्या का राज। कबीर ने उसी रात तन्या को बुलाया। वो डर के मारे कांप रही थी। सर, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। कबीर, रिया की रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास थी? एन। तन्या की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, उसने मुझे एक पेन ड्राइव दी थी। उसने कहा था, अगर मैं जिंदा न रहूं, तो ये पुलिस को देना। कबीर ने पेन ड्राइव चलाई। वीडियो में रिया कह रही थी, आरव मुझसे कुछ छिपा रहा है। उसके पिता ने मुझसे झूठ बोला। और विक्रांत, वो मुझे देखता है, पर मैं समझ नहीं पाती, वो मुझे बचाना चाहता है या मारना। कबीर चौंक गया। इस एक लाइन ने सब कुछ उलझा दिया था। अब शक तीनों पर था, पिता, बेटा और भाई। 6। खेल का तीसरा खिलाड़ी। कबीर ने फिर से सीसीटीवी फुटेज खंगाली। रात 10:45, सुनहरा दुपट्टा। लेकिन उसने वीडियो को स्लो मोशन में देखा। 5 सेकंड के लिए एक और शख्स वहां दिखता है। सूट पहने, आरव की ऊंचाई का, पर चेहरा आंशिक रूप से छिपा। कबीर फुसफुसाया। विक्रांत ने कहा था वो नीचे था, लेकिन वो ऊपर था। वो तुरंत विक्रांत के कमरे पहुंचा। कमरे की अलमारी से एक ड्रेस का कोना मिला। रिया की ड्रेस का टुकड़ा, वही जो पिछली रात झील किनारे गिरा था। कबीर ने कहा, वो जो हमें देखता है, पर दिखता नहीं, अब दिख गया। हाई वोल्टेज साइन 7। मुकाबला। कबीर ने विक्रांत को सामने बुलाया। तुम्हारे कमरे से रिया की ड्रेस का टुकड़ा मिला। तुम झूठ बोल रहे थे।
विक्रांत की आंखों में आंसू भर आए। सर, मैंने उसे मारा नहीं। मैं उसे बचाने गया था। कबीर, तो फिर वो मर कैसे गई? विक्रांत चीखकर आरव ने धक्का दिया था। कमरा सन्नाटे में डूब गया। कबीर बोला, सच्चाई बताओ, वरना देर हो जाएगी। विक्रांत ने कांपते हुए कहा। रिया को पता चल गया था कि आरव ने उसकी मां की जमीन पर कब्जा किया था। उसने आरव को धमकी दी, मैं शादी रोक दूंगी। आरव ने कहा, अगर तूने ऐसा किया तो तू मल्होत्रा फैमिली के खिलाफ जाएगी। उनमें बहस हुई और वो बालकनी तक चली गई। मैं दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन देर हो गई। आरव ने उसे धक्का दिया या वो खुद गिरी, मैं नहीं जानता। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। वहां सच्चाई और अपराध बोध दोनों थे। क्रिस्टल बॉल 8। रिश्तों का विस्फोट। कबीर ने अब आरव का सामना विक्रांत से करवाया। आरव चीखा, विक्रांत, तू झूठ बोल रहा है। तू मुझसे हमेशा जलता था। विक्रांत, मैं जलता नहीं था, बस सच्चाई से डरता था। कबीर ने दोनों को शांत कराया। आप। अध्याय 5। झील के नीचे का सच। सीन उदयपुर की शांत झील। रात का सन्नाटा। हल्की बारिश हो रही है। पानी पर गिरती बूंदें लहरें बना रही है। डिटेक्टिव कबीर चौहान नाव के किनारे खड़ा है। उसके साथ इंस्पेक्टर पाटिल और फॉरेंसिक टीम है। कबीर, कभी कभी सच्चाई ऊपर नहीं, नीचे होती है। बस उसे देखने की हिम्मत चाहिए। उसकी निगाह झील की गहराइयों में है, जहां एक छिपा राज है। एक रहस्यमय कॉल। सुबह के 4 बजे कबीर के फोन पर कॉल आती है। अनाम नंबर। डिटेक्टिव साहब, अगर रिया के मरने की वजह जाननी है तो झील के नीचे देखिए। लाइन कट जाती है। कबीर तुरंत उठता है। महल से बाहर निकलते हुए उसके चेहरे पर वही दृढ़ता है जो किसी शिकारी में शिकार के करीब पहुंचने पर होती है। 2 पानी में छिपी परछाई। नाव धीरे धीरे झील के बीच पहुंचती है। फॉरेंसिक डाइवर्स नीचे उतरते हैं। कुछ मिनट बाद एक लोहे का बक्सा ऊपर लाया जाता है। जंग लगा हुआ, लेकिन भारी। कबीर उसे खोलने से पहले दस्ताने पहनता है। अंदर से निकलता है एक कैमरा, सोने की अंगूठी और एक पेन ड्राइव। पाटिल, सर, ये तो किसी लड़की की चीज लगती है। कबीर, नहीं, ये किसी की कहानी है जो पानी में डुबाई गई थी। 3 पेन ड्राइव का सच। महल लौटकर कबीर लैपटॉप खोलता है। पेन ड्राइव में सिर्फ एक फोल्डर है। लास्ट वेडिंग वीडियो प्ले करता है। वीडियो शादी से एक दिन पहले का है। रिया अपने कमरे में बैठी कैमरे से बात कर रही है। अगर ये वीडियो कभी किसी को मिले तो समझ लेना कि मैं डर गई हूं। कोई मुझे मारना चाहता है, पर मैं चाहती हूं कि सच्चाई छुपे नहीं। कबीर का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। रिया जानती थी कि वो मरेगी। 4 नया शक, विक्रांत या आरव। वीडियो में बैकग्राउंड में आवाज आती है। रिया, कैमरा बंद करो। आवाज विक्रांत की है। कबीर झट से रुकता है। तो विक्रांत को पता था कि रिया को डर है। फिर उसने ये बात छुपाई क्यों? वो विक्रांत को बुलाता है। कबीर, रिया तुमसे क्या कह रही थी उस रात? विक्रांत बेचैन होकर, मैं बस चाहता था कि वो फालतू डरना बंद करे। वो कह रही थी कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। कबीर, कौन? विक्रांत, शायद आरव। कबीर के मन में झील की लहरें फिर गूंज उठती है। 5 आरव का अतीत। कबीर अब आरव की कॉल रिकॉर्डिंग से चेक करता है। एक नंबर बार बार आता है, आरएस इंडस्ट्रीज पीवीटी लिमिटेड। पता चलता है ये वही कंपनी है जो रिया के पिता की थी, और अब आरव ने उस पर कब्जा कर लिया है। कबीर का शक गहराता है। तो ये शादी प्यार नहीं, डील थी। वो फाइलें खंगालता है। पता चलता है कि रिया के नाम की संपत्ति शादी के तुरंत बाद आरव के नाम ट्रांसफर होनी थी। 6 झील का पुराना रहस्य। महल के बुजुर्ग चौकीदार गफूर कबीर को बताता है, साहब,
कई साल पहले इसी झील में आरव की मां डूबी थी। लोग कहते हैं वो खुद नहीं गिरी थी। कबीर की आंखों में गहराई उतरती है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। एक बार फिर झील किसी को निगल गई। 7 सबूतों का जोड़। फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है। रिया के शरीर में क्लोरोफॉर्म और सेडेटिव ड्रग्स के निशान मिले हैं। कबीर सोचता है तो उसे मारा नहीं गया। पहले बेहोश किया गया, फिर उसे पानी के पास ले जाया गया। पुलिस को झील के किनारे रिया का दुपट्टा और एक टूटी हुई सोने की चेन मिलती है। उस चेन पर उकेरा है AR। पाटिल पूछता है, आरव? कबीर जवाब नहीं देता, बस आसमान की ओर देखता है। 8 आरव का कबूलनामा। कबीर आरव को पूछताछ के लिए बुलाता है। कबीर, रिया तुमसे क्या कहना चाहती थी उस रात? आरव धीरे, वो कह रही थी कि कोई हमें अलग करना चाहता है। कबीर, कौन? आरव, शायद मेरे पिता। कबीर चौंकता है। तुम्हारे पिता? लेकिन वो तो 10 साल पहले मर चुके हैं। आरव, हाँ, लेकिन उनके पुराने पार्टनर्स अब भी कंपनी में हैं। रिया उनकी फाइल्स में कुछ ढूंढ रही थी। 9 निर्णायक सबूत। कबीर झील के पास एक बार फिर लौटता है। ड्रोन से एरियल सर्वे कराया जाता है। नीचे झील की मिट्टी में एक टूटा हुआ ड्रोन कैमरा मिलता है। उसमें फुटेज है। रिया झील किनारे किसी से बहस कर रही है। फ्रेम में आरव नहीं, विक्रांत है। विक्रांत का चेहरा डर और गुस्से से भरा हुआ। अचानक कैमरा हिलता है और फिर पानी में गिर जाता है। कबीर, तो ये झील सिर्फ रिया का नहीं, सच्चाई का भी गवाह है। 10 अंत का संकेत। कबीर महल लौटते हुए कहता है, इस केस में हर किसी ने झूठ बोला, पर पानी ने नहीं। और अब जो सच झील के नीचे था, वो ऊपर आ चुका है। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां विक्रांत, आरव और रिया के पिता का व्यापार तीनों एक ही धागे से जुड़े हैं। कबीर फाइल बंद करता है और कहता है, अब वक्त है उस असली गुनहगार को बेनकाब करने का, जो इस झील के पानी में नहीं, इस महल की दीवारों में छुपा है। अध्याय 5 समाप्त। अगले अध्याय में अध्याय 6 महल की दीवारें बोल उठीं, जहां कबीर असली हत्यारे तक पहुंचता है और महल के हर कमरे का रहस्य खुलने लगता है, जहां हर दीवार एक गवाह बन जाती है। अध्याय 6 महल की दीवारें बोल उठीं। सीन 1 रात का महल, टूटी हुई खामोशी। उदयपुर का वह रॉयल पैलेस, जहां कुछ दिन पहले शहनाइयां बज रही थीं, अब अंधेरे में डूबा है। चारों तरफ पुलिस टेप, कैमरों की फ्लैश और फॉरेंसिक टीम की फुसफुसाहटें। डिटेक्टिव कबीर चौहान धीमे कदमों से उसी गलियारे में चलता है जहां रिया आखिरी बार देखी गई थी। उसके हाथ में एक टॉर्च है और दिमाग में 100 सवाल। कबीर धीरे, सच हमेशा आवाज नहीं करता। कभी कभी वो दीवारों में दबी फुसफुसाहट बन जाता है। उसका हर कदम उस महल की दीवारों को सुनने की कोशिश कर रहा है। सीन 2 दीवार के पीछे की आवाज। कबीर के साथ फॉरेंसिक ऑडियो एक्सपर्ट स्नेहा है। वो दीवार पर एक साउंड वेव स्कैनर लगाती है, एक खास डिवाइस जो पुराने कंपन पकड़ सकता है। स्नेहा, सर, इस कमरे की दीवारों में माइक्रोसाउंड से रिकॉर्ड हुए हैं। शायद किसी ने यहां रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाया था। कबीर, चलो सुनते हैं। डिवाइस ऑन होता है। पहले कुछ बेसुरे शोर, फिर एक डरती हुई आवाज। कृपया मुझे छोड़ दो, मैं सबको बता दूंगी। एक पुरुष की आवाज, रिया, तुम समझती नहीं, ये सब तुम्हारे लिए ही है। कबीर की आंखें चौड़ी हो जाती है। यह आवाज विक्रांत की है। सीन 3 विक्रांत की सच्चाई। कबीर विक्रांत के कमरे में पहुंचता है। विक्रांत शांत बैठा है, हाथ में शराब का गिलास, आंखों में लालिमा। कबीर, तुमने उसे क्यों मारा? विक्रांत हंसते हुए, मैंने किसी को नहीं मारा, डिटेक्टिव। वो खुद अपने झूठ में मर गई। कबीर, फिर यह आवाज क्या कहती है?
कबीर मोबाइल में ऑडियो प्ले करता है। विक्रांत का चेहरा अचानक सफेद पड़ जाता है। गिलास उसके हाथ से गिर जाता है। विक्रांत थरथराती आवाज में, मैं बस उसे रोकना चाहता था। वो आरव और उसके पिता के बिजनेस फाइल्स चुराने वाली थी। मैं डर गया। कबीर, डर या लालच? विक्रांत कुछ नहीं बोलता। कबीर उसकी आंखों में देखता है और कहता है, कभी कभी लोग झूठ नहीं बोलते, बस सच छिपा लेते हैं। सीन 4, पुरानी टेप, नया राज। कबीर को महल के स्टोर रूम में एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिलता है। उस पर लिखा है, प्रोजेक्ट आरएस। टेप चलती है। उसमें आवाज आती है। रिया के पिता और आरव के पिता की बातचीत। अगर ये डील फेल हुई तो हमें दिवालिया होना पड़ेगा। रिया को इस शादी में शामिल करना ही पड़ेगा, वरना कंपनी खत्म। कबीर की सांसें थम जाती है। तो ये शादी एक बिजनेस डील थी। रिया को यह पता चल चुका था और उसी ने तय किया कि वो सब कुछ उजागर करेगी। सीन 5, महल का सीक्रेट रूम। कबीर झील के सामने वाले हिस्से की जांच करता है। दीवार पर उंगलियों के निशान, हल्का सा धक्का देता है और दीवार खुल जाती है। अंदर एक छिपा कमरा। दीवारों पर मॉनिटर लगे हैं। सीसीटीवी फीड्स, कैमरे और रिया के रूम की लाइव रिकॉर्डिंग। पाटिल, सर, ये तो किसी ने निगरानी के लिए लगाया था। कबीर, किसी ने नहीं, आरव ने। कमरे में आरव की फाइलें, नक्शे और शेयर डील की डिटेल्स है। कबीर के हाथ में आता है रिया की डायरी। सीन 6, रिया की डायरी का आखिरी पन्ना। डायरी में लिखा है, मुझे अब पता है कि सब झूठ है। शादी, प्यार और भरोसा सब एक सौदा था। लेकिन अगर मैं मर भी जाऊं तो कबीर चौहान जरूर सच खोज लेगा। कबीर की आंखें नम हो जाती है। वो जानती थी कि उसकी मौत होगी, और फिर भी उसने लिखा। सीन 7, आरव का सामना। कबीर आरव को गिरफ्तार कराता है। पूछताछ रूम में सिर्फ 2 लोग हैं, कबीर और आरव। कबीर, रिया को क्यों मारा? आरव, क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया, रुककर, या शायद क्योंकि उसने मुझे दिखाया कि मैं क्या हूं, एक गद्दार। कबीर, तो तुमने सबूत झील में डाले? आरव, हाँ, वो वीडियो, कैमरा, सब मैंने फेंका, पर मौत मेरी वजह से नहीं हुई। कबीर उसे देखता है। फिर किसने किया? आरव की नजर नीचे झुकती है। धीरे से कहता है, किसी ऐसे ने जो इस महल से बाहर नहीं गया। सीन 8, दीवारों की गवाही। कबीर अब पूरे महल की ब्लूप्रिंट चेक करता है। पता चलता है, हर कमरे की दीवारों में माइक्रोफोन लगे थे। जो भी बात होती, किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंचती थी। कबीर धीरे धीरे पैलेस की छत पर चढ़ता है। वहां से नीचे झील पर नजर डालते हुए कहता है, इस महल ने सब देखा, सब सुना, बस अब बोलने का वक्त आ गया है। सीन 9, अंतिम खुलासा। साउंड एनालिसिस से पता चलता है, रिया के कमरे की दीवार से आखिरी आवाज आई थी, डैड, प्लीज मत करो। कबीर चौंक जाता है। डैड, मतलब उसके पिता। फॉरेंसिक डेटा से सामने आता है, रिया के पिता विवेक शर्मा शादी के दिन महल में थे। उन्होंने झील के पास आरव और रिया की बातचीत रिकॉर्ड की थी। कबीर, तो रिया के पिता ने ही उसे रोका, क्योंकि वो उनकी कंपनी का सच उजागर करना चाहती थी। सीन 10, टूटे रिश्तों की गूंज। कबीर पैलेस के हॉल में खड़ा सबको देखता है। आरव, विक्रांत और विवेक शर्मा। कबीर, तुम सब दोषी हो। किसी ने लालच से, किसी ने डर से और किसी ने झूठ से उसे मारा। विवेक शर्मा रोते हुए कहते हैं, मैं बस चाहता था कि मेरा नाम बदनाम न हो, पर मैंने अपनी बेटी खो दी। कबीर शांत स्वर में कहता है, पैसा महलों को खड़ा कर सकता है, पर झूठ हमेशा दीवारों में सड़ता रहता है। सीन 11, अंत की सुबह। सूरज की किरणें झील के पानी पर पड़ती है। कबीर खामोश खड़ा है। रिया की डायरी झील में डाल देता है।
जैसे किसी आत्मा को शांति दे रहा हो। अब ये महल बोल चुका है और सन्नाटा भी गवाही बन गया है। अध्याय 6 समाप्त। अगले अध्याय का शीर्षक अध्याय 7 अदालत में सन्नाटा, जहां असली गुनहगार के खिलाफ मुकदमा चलता है। कबीर अपनी अंतिम चाल चलता है और केस का सच अदालत की चौखट पर गूंजता है। अध्याय 7 अदालत में सन्नाटा। सीन 1 अदालत की सुबह। उदयपुर जिला न्यायालय। सवेरे 10 बजे। भीड़ जमा है। पत्रकार, मीडिया और कैमरों की चमक। हर कोई उस एक केस का अंत सुनना चाहता है। रिया शर्मा मर्डर केस। कटघरे में आरव खड़ा है, शांत पर अंदर से टूटा हुआ। बगल में उसका वकील, अधिवक्ता राजन मेहता। वहीं सामने सरकारी पक्ष से डिटेक्टिव कबीर चौहान और पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुमेधा वर्मा। जज साहब की हथौड़ी की आवाज गूंजती है। केस नंबर 314/2023 स्टेट वर्सेस आरव खन्ना। कमरे में सन्नाटा। सीन 2 आरव का बचाव। वकील राजन उठते हैं। महोदय, मेरे मुवक्किल आरव खन्ना निर्दोष है। उन्हें फंसाया गया है। रिया की मौत आत्महत्या थी, हत्या नहीं। वे फाइलें टेबल पर रखते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई सीधा हिंसक निशान नहीं। झील के किनारे फिसलने के सबूत है। कबीर मुस्कुराता है। सच कभी फिसलता नहीं, वकील साहब। उसे बस दबाया जाता है। सीन 3 कबीर की पहली चाल। कबीर अदालत में वीडियो स्क्रीन पर फुटेज चलवाता है। वो वही ड्रोन फुटेज है जो झील के नीचे से मिला था। रिया और विक्रांत की बहस। विक्रांत का गुस्सा, रिया का डर। अचानक फ्रेम हिलता है और कैमरा गिर जाता है। कोर्टरूम में फुसफुसाहट फैल जाती है। जज गंभीर होकर पूछते हैं, मिस्टर विक्रांत, आप इस वीडियो में क्या कर रहे हैं? विक्रांत घबरा जाता है। मैं बस बात कर रहा था, झगड़ा नहीं। कबीर, पर रिया कह रही थी, कृपया मुझे छोड़ दो। अदालत में सन्नाटा। सीन 4 कबीर का दूसरा सबूत। कबीर अगला सबूत पेश करता है। रिया की डायरी, जो सीक्रेट रूम से मिली थी। कबीर पढ़ता है, अगर मैं मर भी जाऊं तो जान लेना कि ये शादी एक सौदा थी और मेरे पिता वो असली वजह जानते हैं। विवेक शर्मा, रिया के पिता, पीछे बैठे हैं। उनका चेहरा पसीने से भीग जाता है। कबीर सीधे देखते हुए, मिस्टर शर्मा, आप शादी वाले दिन महल में थे, सही? विवेक, हाँ, पर मैं अपनी बेटी से मिलने गया था। कबीर, या उसे रोकने? कबीर टेबल पर रखी पुरानी टेप बजाता है, जिसमें विवेक की आवाज है। रिया, तू कुछ नहीं समझती। ये फाइलें अगर बाहर गईं तो हमारी कंपनी खत्म हो जाएगी। रिया की आवाज सुनाई देती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता पापा, मैं सच सबको बताऊंगी। अचानक धमाका जैसी आवाज और रिकॉर्डिंग खत्म। सीन 5 कोर्ट में भावनाओं का विस्फोट। कोर्टरूम में सबकी निगाहें विवेक पर टिक जाती है। वो रोने लगता है। विवेक शर्मा, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, बस रोकना चाहता था। उसने झील की तरफ भागी, मैं पीछे गया। वो फिसल गई। कबीर, लेकिन आपने झूठ बोला कि आप वहां नहीं थे। विवेक, हाँ, मैंने सब छिपाया क्योंकि डर था। डर कि लोग कहेंगे, बाप ने बेटी को मारा। कोर्टरूम में खामोशी छा जाती है। कबीर की आंखें झील जैसी गहरी और उदास है। सीन 6 कबीर की अंतिम चाल। कबीर कहता है, महोदय, केस का अंत अब साफ है। आरव और विक्रांत दोनों दोषी है, पर असली गुनाह लालच और झूठ का है। वो जज को रिपोर्ट सौंपता है। उसमें सबूत है कि आरव और रिया की शादी सिर्फ कंपनी शेयर के लिए हुई थी। रिया जब सच्चाई जान गई तो उसने एक्सपोज करने की धमकी दी। विक्रांत और विवेक दोनों ने उसे रोकने की कोशिश की। संघर्ष में वो झील में गिर गई। यानी ये एक एक्सीडेंटल मर्डर है, लेकिन जानबूझकर हुए छल के कारण। सीन 7 न्याय का क्षण। जज की हथौड़ी बजती है।
अदालत यह मानती है कि आरव खन्ना और विक्रांत मेहरा को आपराधिक साजिश और साक्ष्य छुपाने का दोषी पाया जाता है। विवेक शर्मा को लापरवाही और सच्चाई छिपाने के अपराध में 3 वर्ष की सजा दी जाती है। कोर्टरूम में सब शांत। कबीर खड़ा है, सिर झुका हुआ। उसके चेहरे पर न जीत है, न हार, बस एक भारी सन्नाटा। सीन 8, सच का भार। अदालत के बाहर कबीर झील के किनारे जाता है। वो रिया की तस्वीर जेब से निकालता है। रिया, न्याय मिल गया, पर सुकून शायद नहीं। वो तस्वीर झील में छोड़ देता है। पानी की लहरें तस्वीर को धीरे धीरे डूबा देती है। नरेशन, वॉइस ओवर। कभी कभी सच्चाई जीत जाती है, पर इंसान हार जाता है। सीन 9, कबीर की डायरी। रात में कबीर अपने रूम में बैठा लिखता है। हर केस एक कहानी है, जहां कोई झूठ बोलता है, कोई सच छिपाता है, और कोई चुप रहकर सब सह लेता है, पर आखिर में बोलती है बस दीवारें और सन्नाटा। वो पेन रखता है और खिड़की से झील को देखता है। झील पर हल्की हवा चल रही है, मानो रिया की आत्मा अब मुक्त हो गई हो। एपिलॉग, अंतिम पंक्तियां। कुछ महीने बाद महल अब एक ऐतिहासिक स्मारक बन चुका है, पर कहते हैं रात को उस झील के पास एक लड़की की परछाई दिखती है, जो मुस्कुराते हुए कहती है, अब मैं आजाद हूं। अध्याय 7 समाप्त। अगला और अंतिम अध्याय, झील की अंतिम फुसफुसाहट। जहां कबीर पुराने केस की डायरी बंद करता है, रिया की आत्मा को शांति मिलती है और सस्पेंस की एक नई शुरुआत होती है। अध्याय 8, झील की अंतिम फुसफुसाहट। सीन 1, सुबह का सन्नाटा। उदयपुर की झील पर हल्की धुंध फैली है। सूरज की किरणें पानी में झिलमिला रही है। महल अब खाली और शांत है। पक्षी गुनगुनाते हैं, लेकिन हवा में अब भी एक अजीब सी खामोशी है। डिटेक्टिव कबीर चौहान झील किनारे खड़ा है। उसके हाथ में रिया की अंतिम डायरी है। वो धीरे धीरे उसे पढ़ता है। अगर मैं मर भी जाऊं, तो जान लेना कि प्यार और सच्चाई कभी खत्म नहीं होती। पर लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, डरते हैं और खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। जो सच खोज सकता है, वही न्याय दिला सकता है। कबीर की आंखें नम हो जाती है। वो महसूस करता है रिया की कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है। सीन 2, महल की यादें। कबीर महल में लौटता है। हर कमरा अब खाली है, केवल यादें बाकी है। वो रिया के कमरे में जाता है। वो खिड़की से झील को देख रही है, जैसे अब भी खड़ी हो। कबीर सोचता है, रिश्तों के बीच झूठ, लालच और डर हमेशा होते हैं, पर प्यार और सच्चाई कुछ पल के लिए भी जीवित रहती है। वो डायरी मेज पर रखता है। पलटते पन्नों में रिया की आखिरी बातें, उसका डर, उसकी हिम्मत और उसकी उम्मीद अब कबीर के दिल में गूंज रही है। सीन 3, अंतिम सबूत। कबीर झील के किनारे वापस आता है। वहां उसे एक छोटा पैकेट मिलता है, जो पेन ड्राइव और एक नोट से भरा है। कबीर, अगर तुम यह पढ़ रहे हो, तो समझ लो कि मैं अब सुरक्षित हूं। लेकिन महल में अब भी कोई रहस्य छुपा है, जो मेरी मौत का कारण नहीं, लेकिन अगले हादसे का कारण बन सकता है। कबीर पेन ड्राइव चालू करता है। वीडियो में दिखाई देती है अज्ञात व्यक्ति, जिसके चेहरे पर छाया है, महल की गलियों में घूम रहा है। कबीर की सांस रुक जाती है। तो महल में सिर्फ रिया की आत्मा नहीं थी, कोई और भी है, जो सच्चाई से डरता है या छिप रहा है। सीन 4, भावनात्मक अंत। कबीर झील पर खड़ा सोचता है, सच्चाई कभी मरती नहीं, और जो लोग उसे छुपाते हैं, वो अंततः खुद अपने दोष में फंस जाते हैं। वो रिया की डायरी झील में छोड़ देता है। पानी की हल्की लहरें डायरी को धीरे धीरे डुबो देती है। कबीर फुसफुसाता है, अब तुम शांति से रहो, रिया, पर ये महल हमेशा याद रखेगा, और दीवारें हमेशा बोलेंगी। सीन 5, नए रहस्य की शुरुआत। कबीर महल से बाहर निकलता है। वो नोट और पेनड्राइव अपने साथ ले जाता है।
फोन बजता है। अनाम कॉल। डिटेक्टिव साहब, आपने रिया का केस खत्म कर दिया, लेकिन दूसरा केस शुरू होने वाला है। महल के भीतर एक और रहस्य दबी हुई है, जिसे केवल आप ही उजागर कर सकते हैं। कबीर चुप रह जाता है। हवा की सरसराहट में उसे झील की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। सच्चाई हमेशा लौटकर आती है, और मैं इंतजार कर रही हूं। सीन 6। कबीर की नई योजना। कबीर अपने ऑफिस लौटता है। वहां फाइलें बिखरी है। वो नोट्स, सबूत और वीडियो चेक करता है। अगला खेल अब शुरू होगा, और इस बार मैं पहले से ज्यादा सतर्क रहूंगा। वो डायरी खोलकर आखिरी पन्ना लिखता है। हर केस एक कहानी है, और हर कहानी में छुपा है एक नया रहस्य जो ढूंढना है। बस हिम्मत चाहिए। सीन 7। प्रतीकात्मक अंत। झील के किनारे सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ती है। कबीर खड़ा है, सोचता है। सच्चाई और न्याय हमेशा मिलते हैं, भले ही देर से, भले ही दर्द के बाद। और जो लोग झूठ में जीते हैं, उन्हें भी आखिरकार सच का सामना करना पड़ता है। पानी की लहरें धीरे धीरे सब कुछ हक देती है, लेकिन हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट बनी रहती है, जैसे महल अब भी अपनी कहानियां बता रहा हो। अध्याय 8। एपिलॉग समाप्त। क्लैपबोर्ड एंड ऑफ बुक। वेडिंग मर्डर मिस्ट्री। सस्पेंस, रहस्य, कोर्टरूम ड्रामा और भावनात्मक अंत के साथ। लेकिन फुसफुसाहट से संकेत मिलता है कि कभी कभी सच्चाई पूरी तरह खत्म नहीं होती, और नए रहस्य हमेशा जन्म लेते हैं। अध्याय 9। असली कातिल। सीन 1। रात का महल। उदयपुर का रॉयल पैलेस अब भी रात के अंधेरे में डूबा है। महल की दीवारें चुप है, लेकिन हवा में हल्की सरसराहट सुनाई देती है। कबीर चौहान महल के उस हिस्से में खड़ा है जहां झील और रिया का कमरे का रास्ता मिलता है। कबीर, धीरे, हर झूठ की परत आखिरकार फटती है, और इस बार सच महल की दीवारों को चीर देगा। पिछले अध्यायों की घटनाओं की यादें उसे तंग कर रही है। झील के किनारे मिली डायरी, ड्रोन फुटेज, पेन ड्राइव, सभी ने एक ही संकेत दिया था, कुछ और भी छुपा है। सीन 2। विक्रांत का सामना। कबीर विक्रांत मेहरा को कोर्टरूम के बाहर बुलाता है। विक्रांत घबराया हुआ है, हाथ में तौलिया और पसीने से भीगा चेहरा। कबीर, तुमने उस रात क्या देखा था? सच बताओ, नहीं तो झूठ की परतें तुम्हें दबा देंगी। विक्रांत धीरे धीरे बैठता है। विक्रांत, सर, मैं बस रिया को बचाना चाहता था। मुझे पता चला कि कोई उसे मारने वाला है। मैं उसे रोकने गया। कबीर की आंखें संकुचित हो जाती है। कबीर, तो आखिर कौन था? और कैसे हुई मौत? विक्रांत हिचकिचाता है। विक्रांत, मैं उसे पकड़ने गया, लेकिन झगड़े में गलती हो गई। मैं उसे धक्का दे दिया, और वो झील की तरफ गिर गई। कबीर घबराहट से पीछे झुकता है। मतलब, असली कातिल तुम हो? विक्रांत सिर झुकाकर, हाँ, सर, मेरी नीयत हत्या की नहीं थी। बस बचाने की कोशिश में हादसा हो गया। सीन 3। आरव की साजिश। कबीर तुरंत महल लौटता है। वहां आरव खड़ा है, आंखों में झूठ और चेहरे पर हंसी की झलक। कबीर, आरव, सबूत कहाँ है? आरव, शांत होकर, मैंने सब मिटा दिए, डिटेक्टिव। झील के नीचे, कमरे में, हर जगह, ताकि कोई भी सच न जान सके। कबीर घबराता है, लेकिन सोचकर शांत हो जाता है। सच छुपाया जा सकता है, लेकिन यादें और गवाह हमेशा मौजूद रहते हैं। फॉरेंसिक टीम झील और कमरे की मिट्टी में पुरानी निशानियां खोज निकालती है। हर जगह आरव के और विक्रांत के कदम के निशान। कबीर, तो यह हादसा केवल विक्रांत की गलती नहीं, आरव ने इसे छुपाने की पूरी साजिश रची। सीन 4। झील पर साक्ष्य। कबीर झील किनारे खड़ा है। वह जानता है कि असली सच्चाई वही है जो पानी ने देखा। वह ड्रोन कैमरे और वीडियो फुटेज को एक बार फिर चेक करता है। वीडियो में साफ दिख रहा है, विक्रांत रिया को पकड़ने की कोशिश कर रहा है।
झगड़े के दौरान हल्का धक्का। रिया झील की ओर गिरती है। आरव खड़ा देखता है और फिर तेजी से सबूत इकट्ठा करता है। कबीर, तो कहानी स्पष्ट हो गई। विक्रांत की नीयत बचाने की थी, पर गलती ने रिया की जान ले ली और आरव ने सब कुछ छुपा दिया। सीन 5, विक्रांत का टूटना। विक्रांत कोर्टरूम में कबीर के सामने बैठता है। उसका चेहरा डर, अफसोस और गहरी पश्चाताप से भरा है। विक्रांत, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक गलती इतनी बड़ी हो सकती है। मैं रिया को बचाने गया था और उसने मुझसे आखिरी बार कहा था, कृपया मुझे मत छोड़ो। और फिर सब खत्म हो गया। कबीर उसकी पीड़ा महसूस करता है। कबीर, धीरे, गलती इंसानी होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना बहादुरी है। और अब न्याय तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि रिया के लिए होना चाहिए। सीन 6, अदालत में खुलासा। कोर्टरूम में कबीर पूरी घटनाक्रम पेश करता है। विक्रांत ने रिया को बचाने की कोशिश की। झगड़े में गलती से रिया झील में गिर गई। आरव ने सारा सबूत मिटा दिया और फेक साक्ष्य प्रस्तुत किए। विवेक शर्मा का डर और लालच मामले को और उलझा रहा था। जज, तो असली कारण हादसा था, लेकिन उस हादसे को छुपाने की कोशिश में अपराध बढ़ गया। कोर्ट इसे ध्यान में रखते हुए निर्णय सुनाएगी। सीन 7, सजा और न्याय। कोर्ट का निर्णय आता है। विक्रांत मेहरा, दुर्घटना में लापरवाही, 3 साल की सजा। आरव खन्ना, साक्ष्य छुपाने और साजिश, 7 साल की सजा। विवेक शर्मा, झूठ छुपाने और अपने डर में कार्रवाई, 3 साल की सजा। कोर्ट रूम में सब खामोश। कबीर बाहर निकलता है और झील की ओर देखता है। वह जानता है, सच्चाई सामने आई, पर कीमत बहुत भारी थी। सीन 8, झील की फुसफुसाहट। कबीर झील किनारे खड़ा रिया की याद में फुसफुसाता है। अब तुम मुक्त हो, पर महल और ये झील हमेशा तुम्हारी कहानी बताएंगे। इंसान कभी भूल सकता है, लेकिन पानी और दीवारें नहीं। पानी की हल्की लहरें उसकी आवाज को घेर लेती है, मानो रिया की आत्मा खामोशी में मुस्कुरा रही हो। सीन 9, भावनात्मक अंत। कबीर महल लौटता है। वह डायरी, पेनड्राइव और वीडियो सब सुरक्षित रखता है। सच्चाई कभी मरती नहीं, और हर गलती एक सबक छोड़ती है। रिया की मौत ने हमें यही सिखाया, झूठ और लालच का अंत हमेशा होता है। वह आखिरी बार झील देखता है। धुंध में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। सच ने जीत हासिल की, पर कुछ रहस्य हमेशा जीवित रहते हैं। अध्याय 9 समाप्त। इस अध्याय ने पूरी कहानी में असली कातिल का खुलासा किया, न्याय की राह दिखाई, और भावनात्मक अंत के साथ यह संकेत दिया कि सच्चाई और गलती की कहानी कभी खत्म नहीं होती। अध्याय 10, शादी का आखिरी गीत। सीन 1, महल का सन्नाटा। उदयपुर का रॉयल पैलेस अब सुनसान है। शहनाइयाँ, रंग-बिरंगी सजावट और मेहमानों की हलचल अब केवल यादें हैं। कबीर चौहान महल के मुख्य हॉल में खड़ा है। उसकी आंखें दीवारों की ओर है, जहां कई रहस्य अब सामने आ चुके हैं। कबीर, धीरे, हर झूठ और हर साजिश का अंत होता है, पर इसका संगीत अभी भी कानों में गूंजता है। पिछले घटनाक्रम के बाद महल की हॉल में अब खाली कुर्सियां हैं, लेकिन पुराने स्पीकर्स में हल्की धुन बज रही है। शादी का आखिरी गीत, जो कभी खुशियों के लिए थी, अब सच और मौत की गवाही दे रही है। सीन 2, अंश की गिरफ्तारी। अंश, जो रिया को बचाने गया था, अब कोर्ट के आदेश से गिरफ्तार होता है। वह शांत है, लेकिन उसकी आंखों में अफसोस और पीड़ा साफ दिख रही है। पाटिल, कबीर के पास खड़े होकर, सर, क्या अंश दोषी है? कबीर, वास्तव में उसने हत्या नहीं की, लेकिन गलती और लापरवाही के कारण उसे कानून के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। अंश हथकड़ी में पकड़ा जाता है। वह महल की झील की ओर देखता है और फुसफुसाता है, रिया, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता था, और अब मैं भी सच्चाई का हिस्सा बन गया हूं। कबीर सिर झुकाकर खड़ा है। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना बहादुरी है। सीन 3, आरव की पतन।
आरव की कंपनी अब बंद हो गई है। बैंक और कोर्ट के आदेश से उसके सभी शेयर जब्त कर दिए गए हैं। राजनीतिक और व्यापारिक दबाव में आरव अब खाली हाथ है। कबीर, सोचते हुए, लालच और झूठ की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। आरव कोर्ट से निकलते समय मीडिया के कैमरों की चमक में अपना चेहरा छिपा रहा है। वह जानता है कि मेहिल, रिया की मौत और झील की गवाही अब उसके खिलाफ है। सीन 4, शादी का आखिरी गीत। महल के मुख्य हॉल में खाली सजावट के बीच स्पीकर से वही गीत बज रहा है। ये रिश्ते जो खून से बने, वो कभी सच्चे नहीं। कबीर धीरे धीरे हॉल में चलता है। दीवारों पर झलकती छायाएं। रिया, अंश, विक्रांत और आरव, सभी की यादें अभी भी जीवित है। कबीर को एहसास होता है, यह गीत केवल एक संगीत नहीं है, बल्कि सच, अफसोस और न्याय की गूंज है। सीन 5, भावनात्मक अंत। कबीर झील किनारे जाता है। वह सोचता है, कभी कभी प्यार और रिश्ते केवल दिखावे के लिए होते हैं। लालच, झूठ और साजिश में सच्चाई दब जाती है, लेकिन अंत में न्याय, गलती और सच्चाई की जीत होती है। वह पेनड्राइव और डायरी फिर से देखता है। रिया की आखिरी डायरी में लिखा था, अगर मैं मर गई तो जान लेना कि मैंने अपने प्यार और सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी। और जो लोग सच से डरते हैं, उन्हें अंत में उसका सामना करना ही होगा। कबीर उसे झील में धीरे से छोड़ देता है। पानी की हल्की लहरें डायरी को अपने अंदर समेट लेती है। सीन 6, न्याय और सच्चाई। कोर्ट के फैसले के बाद महल के लोग धीरे धीरे वापस लौटते हैं। अंश जेल जाते समय सिर झुकाए हुए है। आरव और विवेक शर्मा को सजा मिल चुकी है। विक्रांत मेहरा ने गलती स्वीकार की है। कबीर, सोचते हुए, हर केस एक कहानी है, जो झूठ, डर और लालच से भरी होती है, पर अंत में सच और न्याय हमेशा जीतते हैं। सीन 7, प्रतीकात्मक समापन। महल के बीच स्पीकर्स पर वही आखिरी गीत बज रहा है। कबीर खड़ा है, झील की तरफ देखते हुए। हल्की हवा चल रही है और फुसफुसाहटें सुनाई देती है। शादी का यह आखिरी गीत केवल रिया के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जिन्होंने झूठ, डर और लालच में जिया। सच्चाई का संगीत हमेशा गूंजता रहेगा। कबीर झील की हल्की लहरों में तस्वीर डालता है। सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ती है, मानो रिया की आत्मा अब शांति से मुस्कुरा रही हो। सीन 8, भविष्य का संकेत। कबीर अपने ऑफिस लौटता है। वह नोट्स और वीडियो चेक करता है। फोन बजता है, अनाम कॉल। डिटेक्टिव साहब, आपने सच उजागर किया, लेकिन महल में अभी भी कुछ रहस्य छुपा है, और इसे केवल आप ही खोल सकते हैं। कबीर मुस्कुराता है, तो एक नई कहानी शुरू हो रही है, और मैं तैयार हूं। पृष्ठभूमि में वही आखिरी गीत बजता है। ये रिश्ते जो खून से बने, वो कभी सच्चे नहीं। अध्याय 10 समाप्त। इस अध्याय ने पूरी कहानी का भावनात्मक और न्यायपूर्ण अंत पेश किया। असली कातिल का पर्दाफाश हुआ, और महल का आखिरी गीत सभी झूठ और लालच की गवाही देता है। कहानी का अंत, सच्चाई का आखिरी शब्द। महल के बीच, झील की हल्की धुंध और स्पीकर्स पर वही आखिरी गीत। सारे अपराधियों को न्याय मिल चुका है। रिश्तों की झूठी आड़ अब खुल चुकी है, लेकिन हवा में अभी भी एक हल्की खामोशी और फुसफुसाहट है। डिटेक्टिव कबीर चौहान झील के किनारे खड़ा है। उसकी आंखें दूर पानी पर टिकी है। सारे केस की यादें, रिया की मुस्कान और झूठ की गहरी परतें उसके मन में गूंज रही है। वो धीरे से कहता है, सच्चाई शादी की तरह है, सबको दिखती है, पर कोई जानना नहीं चाहता कि अंदर क्या टूट रहा है। लोग केवल खुशियों को देखते हैं, पर दर्द, धोखे और गलती को नजरअंदाज कर देते हैं। और यही कारण है कि सच की जीत हमेशा धीमी होती है, पर अंत में हार सिर्फ झूठ और लालच की होती है। कबीर झील की ओर झुकता है, एक आखिरी बार गहरी सांस लेता है, और फुसफुसाता है, मैं यहाँ केवल केस खत्म करने नहीं आया था, बल्कि उन कहानियों को उजागर करने,
जो हमेशा दीवारों और सन्नाटों में गूंजती रहती है। और इस महल ने मुझे फिर से याद दिला दिया, सच्चाई हमेशा देखी जाती है, चाहे कोई उसे स्वीकार करे या नहीं। सूरज की पहली किरणें झील के पानी पर पड़ती है, हल्की हवा चलती है, महल के बीच वही आखिरी गीत बज रहा है। ये रिश्ते जो खून से बने, वो कभी सच्चे नहीं। कबीर चुपचाप वहां खड़ा रहता है। साथ ही कहानी खत्म होती है, लेकिन फुसफुसाहटें, यादें और रहें हमेशा जीवित रहते हैं। एंडिंग नोट समाप्त। यह नोट पूरी कहानी का भावनात्मक सार प्रस्तुत करता है। झूठ, लालच, गलती और सच्चाई के बीच का संघर्ष, और डिटेक्टिव कबीर की आखिरी समझदारी की। सच्चाई को हर कोई देखना चाहता है, पर महसूस करना कोई नहीं चाहता। आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें।